बड़े राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है और मुझे लगता है कि आप बताएंगे कि अब आत्ममंथन करना है, आत्मचिंतन करना है या फिर ईवीएम को कोसना है। एक बड़े राज्य में जीत भी हुई है, जरा उसका भी जिक्र कर लो। तेलंगाना में, क्योंकि राज्य चारों बड़े थे जी। और पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि कुल मिलाकर के 4,91,00,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है और जीतने वालों को 4,80,00,000 वोट मिला है। ये 4 राज्यों के आंकड़े हैं जी। वोट मत में, गिनती में कांग्रेस पार्टी आगे है, ये शायद हम लोगों को पता नहीं। उसमें तेलंगाना भी है। दूसरी बात यह है कि वोट प्रतिशत जो कांग्रेस को 2018 के चुनाव में 5 साल पहले मिला था उससे कम नहीं हुआ है, बढ़ा है जी। 1-2 राज्य में और वो इंटैक्ट है। ये ज़रूर है कि 2 और 4% के अंतर से छत्तीसगढ़, राजस्थान बीजेपी ने जीता है। मात्र 6 लाख 7 लाख वोटों का अंतर है जी। लेकिन एमएलए की तादाद में बढ़ोतरी हो गई जी। तो इसलिए 2 पैमाने होते हैं, वोट प्रतिशत भी, और वो तो है अल्टीमेट गिनती में वो आगे हैं, वो जीते हैं और वो सत्ता हासिल कर पाए हैं। लेकिन लोगों ने वोट हमको कम नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी को कम नहीं दिया। 2 राज्यों में हम सत्ता में होने के बावजूद हमारा वोट जो है वो कम नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में देखिए 2018 में हमको 39.3% वोट मिला था जी। आज 39.53% वोट मिला है, इसका मतलब आधा % बढ़ा है जी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में हमारा 43% वोट था जो आज 43.20 है, 42.20 है, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन बराबर है तकरीबन। और मध्य प्रदेश में भी 40% से ऊपर हमारा वोट है, बीजेपी को 8% ज़्यादा मिला है इस बार, लेकिन बाकी पार्टियों का वोट उन्होंने समेट लिया है जैसे भी है जी। ये 3 राज्यों की स्थिति है। और तेलंगाना में तो बहुत अंतर है, वहाँ 39-40% के करीब कांग्रेस का वोट रहा है और हम जीते हैं। तो वोट प्रतिशत के हिसाब से, वोट की गिनती के हिसाब से हम आंकलन करते हैं तो हमारी स्थिति जो है वो बुरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, इलेक्शन एक मैनेजमेंट भी है। इलेक्शन में कई कैंडिडेट हमारे 16 वोट से, 28 वोट से, 136 वोट से भी हारे हैं जी। तो कुल मिलाकर के एमएलए की तादाद उनके पास ज़्यादा हो गई अगर सामने की नज़र में देखा जाए। बाकी जिसके पास कुंजी है, आज तो रेवड़ियों की बात है, बाकी तो वादे करते थे, उनके पास रेवड़ी थी, उन्होंने एसएमएस कर दिया। 1,60,00,000 महिलाओं को शायद मध्य प्रदेश में एसएमएस आ गया कि आपके खाते में 1,250 रुपया पड़ गया। कुछ अंतर पड़ सकता है लेकिन जो ज़मीन पे दिखता था, आंकलन ज़रूर होगा, तमाम चीज़ों पे होगा। अभी ईवीएम की बात नहीं है लेकिन आप ज़रूर पूछते हैं। लेकिन जो आपका मीडिया कहता था, जो एग्जिट पोल थे बाकी जगह ठीक हो गए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में खराब कैसे हो गए? मध्य प्रदेश में थोड़ा सा बीजेपी को आगे बताया जाता था। एग्जिट पोल तो होता है जो चुनाव होने के बाद आप लोग आकलन करते, वो हमारा सर्वे नहीं था, वो मीडिया पे सर्वे था। लेकिन कॉन्फिडेंट थे मध्य प्रदेश को, कॉन्फिडेंट, छत्तीसगढ़ को तो लेकर के आपने तय भी कर लिया था। बिल्कुल तय किया था क्योंकि सारे आंकड़े हमारे असेसमेंट ये बता रही थी, हम आगे थे। और राजस्थान में नेक टू नेक था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़ा अंतर बताया जाता था। मान लीजिए तेलंगाना में आपका एग्जिट पोल भी, आपके सर्वे ठीक निकले, वहाँ भी बे मीडिया था, हम अपना सर्वे नहीं कहते। वहाँ हमारी 5-6 सीट थी, अगर वहाँ हम 64 या 65 पे पहुँचे थे तो वो आपकी असेसमेंट, मीडिया के असेसमेंट, लोगों के असेसमेंट जो ज़मीन पे दिखता था, सड़कों पे दिखता था, वही रिजल्ट निकला। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो हमको, लोगों को, मीडिया को दिखता था वो निकला नहीं। इसलिए आप खुल के बोलिए ना, क्या कोई नहीं, मैनेजमेंट मैंने कह दिया ना कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। नहीं, वो देखिए कि वो हम यहाँ से नहीं जानते। मैं तो आपकी तरह यहाँ बैठा हूँ जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो आप देखते वही मैं देखता हूँ। और जो आंकड़े हैं वो वोट प्रतिशत भी हमने आपको बता दिए, और वोट की गिनती जो ऑफिशियल डाटा है, ये को मैं अपने से नहीं बना रहा, ये तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल डाटों में से ये निकल के आया कि अभी भी 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी का उनसे ज़्यादा है। इसलिए कमज़ोर मत समझिए विपक्ष को भी और कांग्रेस को। ये तो कांग्रेस ने अपने बलबूते पर लड़ा।
जी। और सवाल उठता है कि आप अगला सवाल करेंगे इंडिया अलायंस को इकट्ठा क्यों नहीं किया कि अगर इंडिया अलायंस भी होगा ये ठीक है, वहाँ आप वोट प्रतिशत देख लीजिए बाकी पार्टियों के जो हमारे अलाइज हैं, पार्टनर हैं, और अगर उनकी लड़ाई बीजेपी के साथ थी तो वो वोट ना डिवाइड करते, वो सीट तो एक दो सीट कहीं जीत पाए, जी। बाकी तो जीते नहीं। जी। सिर्फ कैंडिडेट खड़े करने का फायदा तो बीजेपी को ही हुआ होगा। जी, जी। और कांग्रेस कहती थी कि कांग्रेस का वर्चस्व है, प्रेजेंस है, जो वोट प्रतिशत और वोट गिनती बताती है। जी। तो वो बात 6 तारीख को होगी, खड़गे साहब ने बुलाया है सबको जी। और उस पर चर्चा होगी। लेकिन जब इंडिया अलायंस लड़ेगा 40% वोट तो हमारे पास है, 63% वोट इंडिया अलायंस के पास 2019 में था। 2-4% घट जाएगा, बढ़ जाएगा, ये ढोल बजा लेंगे, लेकिन फिर भी अंतर 60 और 40 का बहुत है। वोट प्रतिशत है जो कांग्रेस का, उसने ही शायद कांग्रेस के मुंह पे चुप्पी सगा दी है। अदरवाइज आपने ईवीएम को कोसना था। नहीं, वोट परसेंटेज इस बात की तस्दीक करता है वोट कि परसेंट तो EVM के उसी ईवीएम से आई है। अभी प्रश्न की बात हो जाना हो, तभी तो दुनिया भर में ईवीएम के बारे में शंका जताई गई, और जहाँ जहाँ जिसने ईवीएम आजाद की, जिस मुल्क ने जहाँ जहाँ थी वहाँ तो ईवीएम बंद हो गई कि वो इसीलिए। लेकिन यहाँ नहीं माना जा रहा, ये तो पार्टी की डिमांड रही है, आज नहीं है, लेकिन बात रही है कि इसमें शंका है। आज रिमोट से आप यहाँ से अमेरिका मिसाइल भेज सकते हो, और रिमोट से पेगासस के थ्रू बाथरूम में सबको झांक सकते हो। तो क्या पता, मैं तो नहीं जानता, एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन यह है कि हम नहीं जानते, लोगों को विश्वास नहीं होता कि लोग मान चुके थे कि चलिए एक आध स्टेट कांग्रेस से जाएगी, कोई नई आएगी, वो तो आ भी गई जी। और बाकी जगह मुकाबला था जी। वोटों में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जो परिवर्तन की लहर थी ये तो हार के मान चुके थे इन्होंने। मामा शिवराम जी को तो क्या नाम उनका, शिवराज सिंह चौहान जी को तो पीछे कर दिया था। वो खुद भी अंत मान रहे थे कि भाई इनका तो कैरियर का अंत हो गया। फिर मामा शिवराम जी इतने मशहूर हो गए। हाँ वो ठीक है, वो कहते हैं लाडली बेटी लाडली बहना स्कीम, लेकिन इलेक्शन के पास आप ऐसी स्कीम और पैसे डाल दो, और एक कहता है कि मैं 15 लाख विदेश से लाऊंगा, काला धन लाऊंगा, वो गारंटी उस वक्त मान ली। फिर उन्होंने कहा काले चोरों को पकड़ूंगा और विदेश भेज दिए, वो मान लिए। उस तरफ बेरोजगारी की चरम सीमा है, महंगाई के हद नहीं है। ये सारी चीज़ें लोग कैसे भूल गए और इनको मैंडेट दिया। ये थोड़ा आंकलन की बात है, मंथन की बात है। वो तो बड़े नेता करेंगे, सारे विपक्ष के नेता बैठेंगे, कुछ कोसेंगे भी कांग्रेस को, जरूर बात है। लेकिन यह है कि ठीक है, वहाँ सबको ले सकते थे। लेकिन भाजपा ने इंडिया अलायंस को घमंडिया अलायंस बताया था, लेकिन अब इंडिया अलायंस के लोग ही कांग्रेस को घमंडिया बता रहे हैं। ये जब 28 पार्टियों को इकट्ठा चलाना, 28 आदमी चलने मुश्किल हो जाते हैं। 28 पार्टियों में अपना मत हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत कहीं पे मलाल हो सकता है कि हमें भी साथ लिया होता। लड़ना सब चाहते हैं, बीजेपी को हराना सब चाहते हैं, जो हालात हैं। मगर बीजेपी पास कई हथियार हैं, कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, आजकल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और कई एजेंसी जिनका नाम हमने नहीं सुना था। तो उनके पास बहुत बड़े बड़े पावरफुल औजार हैं। सबसे बड़ा पैसा है पार्टी का पैसा, सरकार का। तो सत्ता का जो पैसा है वो तो मौजूदा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास कुंजी होती है। वो चाप जाए, बटन दबाएं और सीधा पैसा खाते में चला जाए। तो आज ही लाडली बेटी, गहलोत जी भी डाल सकते थे, नहीं डाला, उन्होंने डाला ना। उन्होंने 5, देखो जो सिलेंडर 500 में दे रहा था, जो 50 लाख दे रहा था, 5 लाख का कहते हैं जी हम मुफ्त इलाज करवाते हैं और बहुत लोग खुश हैं इसलिए हमको वोट दे रहे हैं। यहाँ 50 लाख से इलाज हो रहा है लोगों को, 50 लाख मिल रहा था, 25 लाख मिल रहा था, 50 लाख उन्होंने कहा करेंगे जी। उनकी रेवड़ी क्यों नहीं काम आई, वो लोगों को पसंद क्यों नहीं आई? वो तो 50 लाख की और 25 लाख की थी, 5 लाख वाली आप कहते हैं। तो आप बताइए रविंद्र जी क्या वजह थी ये? नहीं, अब ये वजह का आंकलन तो करना पड़ेगा। आज गहलोत जी कर रहे हैं, गहलोत जी भी देखो पार्टी स्टेट स्तर पे भी होगा। मान लो हमारी 10 कमजोरियां रही हों, कोऑर्डिनेशन में कमियां रही हों, कोई मैनेजमेंट में कमियां रही हों, ये तमाम आप कह सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो आज जम्मू कश्मीर में लोग नाराज हैं जी, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश बीजेपी की जीत हो गई, तेलंगाना में हार हो गई। उसको नहीं देखेंगे, ये कहेंगे तो जम्मू कश्मीर वाले खुश थोड़े हो गए, वो अपने जख्म भूल गए
कि हमारी स्टेट रियासत खो दी, हमारे अधिकार खो दिए, 5.5 साल चुनाव नहीं हो रहे, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव नहीं करने, पंचायत को नहीं करने, अफसरशाही चलेगी। और आप कहते हो कि हम वहाँ जीत गए इसलिए हमको वोट दे दो, हम नहीं आना, ये यही बताना चाहते हैं कि आना हम नहीं है, आप कम वोट देना चाहते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता लोग इस बात से कन्विंस है। जी, लोग जरूर, लेकिन इस हार के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडिया अलायंस से अलग थलग हो गई है। जो मीटिंग 6 तारीख को होने वाली थी वो पोस्टपोन करनी पड़ी है। ममता बनर्जी ने, नीतीश ने और यादव ने आने से मना कर दिया है। चलिए 4 दिन ऐसी बातें भी होंगी जी, 4 दिन ऐसी बातें भी होंगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। बुलाया गया है, उस पर फिर बुला के बात हो सकती है, कुछ देर के लिए हो सकता है उनका गुस्सा हो, मैं उस बात पे नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप हराना चाहते हैं, देश में बदलाव लाना चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि जिस तरह से विपक्षी दलों को दबाया जाता है और विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है, विपक्ष की आवाज़ जनता की आवाज़ है। जी, 40% लोगों ने अगर कांग्रेस को वोट दिया है तो उनकी आवाज़ तो कांग्रेस ही उठाएगी ना। जी, अगर आप उनको उठाने देंगे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम एजेंसी लगा देंगे या और तमाम हथकंडे कर देंगे तो उनका नुकसान है। देश की 40% जनता भी बहुत होती है, जी, तो वोट तो 60-70% लोग देते हैं, उनमें से 40%, और जिन्होंने नहीं दिया वो हो सकता है कि वो लोग भी बदलाव चाहते हो, तो वो मेजॉरिटी 50% से कम नहीं होते। और मैंने कहा कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े वो 63% थे पिछली बार, 37% वोट लेकर के 37.2% होकर के बीजेपी ने सत्ता बना दी, 303 एमपी हो गई। लेकिन 63%, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता कि 63% लोग आपसे सहमत नहीं है। लेकिन आप यूनाइट क्यों नहीं हो रहे? आप ही की एक एमएलए नीतू सिंह है, उसका भी स्टेटमेंट आया थोड़ी देर पहले, वो कह रही है कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का वो बना देना चाहिए चेहरा। इंडिविजुअल लोग जो हैं वो कोई राय देते हैं, मैं रविंद्र शर्मा को कह देगा वो सारी बड़ी बात नहीं हो गई। मैं कहता हूँ लकीर होती है। नहीं, मैं तो पार्टी का यहाँ रखता हूँ, लेकिन मैं अपने औकात से बढ़कर नहीं कहता जी। वो तो बात यह है कि उसका वो तो इंडिया अलायंस में बैठ करके करना है। हो सकता है कि दूसरे दल जो कहेंगे कि फलां को बनाओ चेहरा, चेहरे की बात तो अभी थी नहीं, अभी थी कि इकट्ठे लड़ो 1:1 कि ताकि जो इनके बाकी तरीकाकार हैं उनसे निपटा जा सके। जी, ठीक है, क्योंकि इनके पास सत्ता है, इनके पास बाकी सारी फोर्सेस हैं, और इसलिए जो है वो वोट का डिवाजन जो होता है, डिवीजन जो होता है, उसमें बीजेपी को फायदा हो जाता है। जी, मैंने कहा कि पिछली बार डिवीजन था, 37% वाले राज कर रहे हैं और 63% वाले जेलों में फिर रहे हैं, जब बाहर बोल रहे हैं उनको हाउस से बाहर निकाल देते हैं। जी, तो इसलिए वो डेमोक्रेसी का एसेंस नहीं है। पहले एक आवाज़ को भी सुना जाता था, हम सुनते थे कि पंडित नेहरू वाजपेयी जी को खुद मौका देते थे ये बोलें, तनकीद करें, बड़ी सख्त बातें भी करते थे। दूसरे जो विपक्ष के नेता थे उनको सुना जाता था। सरकार ये कहे कि मैं ही सही ठीक चला रहा हूँ, ड्राइवर जो है वो गाड़ी ठीक चला रहा है, लगता है, हो सकता है दूसरा आदमी उसको कहे कि नहीं ऐसा ज़्यादा अच्छा, आप झटका ना लगाओ। जी, तो मसला तो देश की हित में है, बात सुननी चाहिए। बाकी तो सरकार जिसके पास होती है, बहुमत तो उसी के पास होता है, जी, वही चलाएगा सरकार। लेकिन सुननी तो चाहिए 40%, 60%, 63% लोगों की बात भी। तो ये कोशिश थी, कांग्रेस के बिना तो नहीं है विकल्प। अब 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें आप देख लीजिए कि 40-42%, 2% अंतर है एक राज्य में, 4% दूसरे राज्य में। तो फिर कांग्रेस के बगैर कोई विकल्प बन सकता है? दूसरी पार्टियां तो, एक प्रवक्ता कह रहे थे कि आप चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस का एक मेजर रोल है, बड़े भाई का रोल उनको समझना पड़ेगा कि उसके बगैर फिर आप। लेकिन ये क्यों कहते हैं इंडिया अलायंस के घटक दल कि ये घमंडिया है कांग्रेस, कॉन्फिडेंस में नहीं लेती? कांग्रेस अगर देश भर की पार्टी है, तेलंगाना जीता, कर्नाटका जीता, हिमाचल जीता, अपने बलबूते पे जीता, 40% अपने बलबूते पे लेती है, तो जिनके पास 2-2, 4-4 एमपी हैं उनको भी हम बराबर समझते हैं, फिर वो कहते हैं ये घमंडिया है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? जी, कांग्रेस अपनी विचारधारा पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती, जी, और कांग्रेस कभी कन्वीनियंस की राजनीति से गठबंधन उन ताकतों के साथ नहीं किया जिसके साथ हमारी बुनियादी लड़ाई है। जी, तो इसलिए
कोई इंडिविजुअल लीडर कुछ कहता है, कोई हर्ट होगा, कोई थोड़ा कहीं जगह कोई बात, ठीक है, उस बात को भी कांग्रेस का नेतृत्व सुनेगा। घमंड की बात नहीं है, मतलब ये है कि वोट कांग्रेस के पास 12 करोड़ पिछले साल भी था, पिछले चुनाव में, वो कम नहीं होता। मैंने अभी आपको बता दिया कि 5 करोड़ के करीब कांग्रेस के पास वोट है इस चुनाव में जी। और हमारे से पीछे हैं भाजपा वाले, जीत गए। लेकिन यह है कि उनको ये नहीं कहना चाहिए कि ये बिल्कुल 2 MP वाली पार्टी नहीं है कांग्रेस। अभी बीजेपी कभी 2 MP वाली भी थी, तो अगर वो आप सत्ता में आ सकते हैं, तंज कसा था कांग्रेस से, तभी तंज तो कसा था। तंत्र कसा था। हम कहते हैं वो अगर सत्ता में आ सकते तो कांग्रेस भी आएगी, जी आज नहीं कल से ही। लेकिन ये अगले चुनाव 2024 का आसान नहीं होगा। जी बीजेपी के लिए केक वाक नहीं है, परिवर्तन होगा। चंद दिनों के लिए हो सकता है कोई नाराजगी छोटी मोटी हो, हमारी हार पे थोड़ा सा उनको भी मलाल हो के हम भी जोर लगाते। चलिए, इस पर नेतृत्व बात करेगा, लेकिन यह है कि हम कोशिश करेंगे कि इंडिया अलायंस ही डरे। जी रविंद्र जी, मुझे लगता है कि 15 दिसंबर से पहले पहले वो फैसला आ जाएगा जो जम्मू कश्मीर को लेकर के शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि संजय किशन कौल जो जस्टिस हैं, 5 जस्टिस की ये बेंच है, उसमें से वो रिटायर हो रहे हैं 15 को, 16 को सैटरडे है और 17 को संडे है, और 18 से छुट्टियां पड़ रही हैं क्रिसमस की। अगर वो आपके विपरीत जाता है या सरकार के फेवर में जाता है, जो सरकार ने 5 अगस्त 2019 को किया, वो बिल्कुल सटीक था, ठीक था, संवैधानिक था, तब इंडिया अलायंस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, पहले तो मेरे पास कोई ऐसी डेट नहीं है। आप जो कह रहे हैं फैसला आए तो अच्छी बात, आना चाहिए। उन्होंने बहुत लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है जी, और अब उस पर कोई हाइपोथेटिकल प्रश्न का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं। जी, हम अदालत, सर्वोच्च अदालत में दोनों ही पक्ष विश्वास करते हैं, आर पार। मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कोई टिप्पणी कर रहे, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अभी फैसला नहीं है, उसके कई पहलू होंगे। जी, ये हम यकीन रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल्ड आर्गूमेंट सुने हैं, जी, दोनों पक्षों से सुने हैं, उसके कई पहलू होंगे। कितनी राहत मिलती है, कितना किस किस्म का फैसला आता है, उसके ऊपर जो है वो उस वक्त टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी रूल ऑफ लॉ और कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हैं। हम तो इस तरह की बात नहीं करते जब लॉ मिनिस्टर या इनके मंत्री बात करते हैं। कोई फैसला हमारी उम्मीदों के विपरीत भी आएगा तो हमारी जो है टिप्पणी जो है वो कोई मुनासिब तरीके से ही होगी। लेकिन हमें लगता है कि लोगों का राहत देगा सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ। यहाँ 5.5 साल से चुनाव नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, यहाँ पे असेंबली भागो, तो ये सरकार उसको मानती नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला हो जाना हो, लेकिन उन्होंने पूछा ना रोड मैप क्या है अगला। ये तो कहते थे कि ये मुद्दा नहीं है, 370-35A का मुद्दा जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम चीज़ें जुड़ी हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि आपका रोड मैप क्या है, लोग जानना चाहते हैं। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट का दायरा कोई सीमित नहीं होता, और स्टेट हुड की बात थी जी, आपने पटल पे वायदा करके आज तक कोई बात नहीं करते हो। चुनाव की बात आती है, आप कहते हो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। पूरे देश में इलेक्शन कमीशन फैसला कर रहा है, जम्मू कश्मीर के लिए रुक क्यों जाता है? जी, वो तो सारी पार्टियां चिल्ला चिल्ला के कह रही है, बीजेपी भी कहती है ऊपर से, लेकिन सत्ता में बैठी है। अगर एक दिन वो लिख के देंगे कि हम सिक्योरिटी और सारी चीज़ करने के तैयार है, हालात ठीक है, आप चुनाव करिए, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन इस हक में फैसला करेगा। जी, तो बात टालने के लिए कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, हम भी मानते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से कई पहलू पे दृष्टि से कोई ना कोई फैसला, टिप्पणियाँ, ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन भी एक डायरेक्शन होती है, उसके बाद उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। जी, रविंद्र जी की बात नहीं कर रहा मैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है कि आप न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। शाहबानो वाले केस में आपने कहाँ सम्मान किया? इन्होंने अभी चीफ जस्टिस ने कई बातों पे कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने एक पैनल बनाया था, तो ये तो पार्लियामेंट में कानून लाए हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के अंदर,
संविधान में लिखा है पार्लियामेंट कोई भी फैसला ओवर रूल कर सकती है, उसका मतलब तौहीन नहीं है। वो जनता की सेंटिमेंट्स को कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को, कानून को मद्देनजर रख के फैसला करना है। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष हमें इलेक्शन कमीशन ऐसा चाहिए जो प्रधानमंत्री को भी सवाल कर सके, तो उन्होंने कहा उसमें पॉलिटिकल ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो, उन्होंने कुछ बात सजेस्ट की, तो पैनिक में कानून क्यों आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन वही बने जो इनकी गलतियों की तरफ देखे भी ना। हम तो निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन चाहते हैं। अगर उसमें जनता ने विरोध किया तो उसका मतलब ये नहीं कि कानून को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना गया। पार्लियामेंट के सदन में सामने रखा गया कि ये बात है, उस पार्लियामेंट ने उसे वोट दिया, आज भी ये करेंगे। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ और चाहता है, ये प्रथा, और लोग भी यही चाहते हैं। प्रथा नहीं है, कानून में, संविधान में ये प्रावधान हैं, लेकिन वो एक अलग मसला था। लेकिन क्या इस मसले पे सरकार को करना चाहिए? आप निष्पक्ष चुनाव आयोग क्यों नहीं चाहते? मजबूत चुनाव आयोग क्यों नहीं चाहते? टी.एन. शेषन को कांग्रेस ने ही बनाया था, लेकिन टी.एन. शेषन ने सबके लिए बराबर व्यवस्था बनाई। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन की जो है आज प्रश्न चिन्ह क्यों उठते हैं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव कोर्ट, इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बाल डाल देते हैं कि वो करेगा, और वो बोलते ही नहीं। उनके पास हम सारे इकट्ठे होके गए, वो आए, आकलन करें, सरकार से पूछें। इलेक्शन कमीशन के पास अपनी मशीनरी तो है नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस सारी सरकार के अधीन है। एक तरफ से आप सुप्रीम कोर्ट में देश भर में कहते हो कि हालात बहुत अच्छे हैं, और दूसरी तरफ से आप कहते हैं चुनाव म्यूनसिपैलिटी का भी नहीं हो सकता। अगर शहर भी हमारे सुरक्षित नहीं हैं तो फिर जम्मू कश्मीर में कह दीजिए ना कि हालात अच्छे नहीं हैं। पंचायतों के चुनाव उस वक्त हुए थे तो उस वक्त भी मिलिटेंसी का मुकाबला हमने किया। 2011 में चुनाव हुए, 2018 में हुए, आज उससे भी हालात खराब है। इसका मतलब कि आप म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव नहीं कर सकते। एमएलए तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 जो है वो सरपंच और पंचायतें हैं जी। आप एक एमएलए का चुनाव कराना आसान है, एमपी का कराना आसान है, फिर एमएलए उसके बाद आसान है, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी और पंचायत। म्यूनसिपैलिटी शहर है, अगर सुरक्षा व्यवस्था शहरों में नहीं, इसलिए मेल नहीं खाती आपकी बातें, आपके तथ्य और सुप्रीम कोर्ट में बयानात, मीडिया पे बयानात। हम भी कहते हैं कि हालात और उनसे मुकाबला करना है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन चुनाव को 5.5 साल डिले करने का कोई बहाना, कोई मकसद हमें समझ नहीं आया, और कोई इनके पास जवाजियत नहीं थी जी। इसलिए ये जनता को वंचित रखना चाहते हैं जी। अफसरशाही से, दिल्ली से सरकार चलाना चाहते हैं, रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं। वो तो हो रहा है, उसमें जनता जो है वो या तो इनके दरवाजे पे जाएगी, इनको भी वैसे कोई नहीं पूछता। इनके दरवाजे पे रो रो के बच्चे जो है वो लाठियाँ खा खा के घरों में बैठ गए। अब तो लाठियाँ भी नहीं खा सकते। जमहूरियत का बेसिक जो राइट था वो मुलाजमों से भी छीन लिया गया जी। ऐसी जमहूरियत नहीं हमने उपेक्षा की थी। लेकिन एक और तुर्प का इक्का जो है सरकार ने फेंका, जो आज बिल इंट्रोड्यूस किया है जी। ओबीसी को जो ओएससी अदर सोशल कास्ट कहते थे, ओबीसी का नोमेनक्लेचर दिया जाएगा और साथ में रिजर्वेशन को भी इनहांस किया जाएगा। देखिए बेनिफिट देगा आने वाले वीकेंड। ये तो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर कई बातें करना चाहते हैं। वीक एंड अंडर प्रिविलेज कैटेगरी ऑलरेडी थी, उनको अदर सोशल कास्ट में सर्टिफिकेट मिलता था जी। वो 4% रिजर्वेशन को थी, और उनका जो कोटा बंधा, इन्होंने उनको कहा था कि 370 गया तो मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन आया तो 27% रिजर्वेशन आपको मिलेगी जी। आज वो इनसे सड़कों पे सवाल पूछते हैं कि आपने ये वादा किया था और आपने कहा था कि 370 जाने के बाद हमको पूरे देश के व्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाएगा जी। तो वो तो हुआ नहीं। नॉमेनक्लेचर बदलना चाहिए, वो अच्छी बात है कि वहाँ ओबीसी का चलता है, उनको वो बेनिफिट मिलने चाहिए, लेकिन जो उनका हक बनता है, जो आपने वादा किया उनके साथ पूरा तो किया नहीं। आपने उनको कहा था कि 27% के आप हकदार हैं, रिजर्वेशन है, आप बिल आएगा उसमें देखेंगे क्या रखा है, लेकिन यह है कि वो तो नहीं हुआ। और इसी तरह से और भी बिल आ रहे हैं। रीऑर्गेनाइजेशन में आपने उसमें जो सीटें जो है नॉमिनेशन करनी है, आपने कहा था चिल्ला के 2004 से पहले, क्योंकि आप ही चैनल पे करते थे, वो कहते थे पीओजेके की
24 सीटों में से 8 सीटें हम डी रिजर्व करके रिफ्यूजीज को देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? जी। आपको याद होगा, बार बार कहा गया, आज तक कहते आए, लेकिन अब एक सीट, ये क्या इंसाफ है? वो भी नॉमिनेशन से। कोई एक आदमी सरकार अपना नुमाइंदा कह देगी जी। जो कि चिल्ला चिल्ला के कम्युनिटी कुछ और कहेगी। कई लोग यहाँ नॉमिनेटेड नेता बनाए हैं इन्होंने, लेकिन वो बरादरी कम्युनिटी जो है सड़कों पे प्रोटेस्ट करती है, तो वो सरकार की वकालत कर रहे हैं कि नहीं सरकार अच्छी कर रही है। तो इलेक्टेड हो तो उसको पता होता है मैं जीत के आया और मैं इन लोगों की बात करूंगा जिन्होंने मुझे चुन करके यहाँ भेजा है। तो इसलिए ये बात माननी चाहिए कि वो पार्टी की भाषा बोलेगा जी। वो लोगों की कम्युनिटी की पीओजेके की बात नहीं कर पाएगा। और 16 लाख पीओजेके के विस्थापित हैं, उस वक्त 40,000 रजिस्टर हुए, उसके अलावा भी ऐसे लोग थे 50,000 नॉमिनेशन में कोई ऐसा प्रोविजन रखा जाए जिसमें विपक्ष के लोग भी हों। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि नॉमिनेशन क्यों, अगर आप करना चाहते तो अपना वादा ऐसा मत करो ना जो 15 लाख आप दे ना सको, जो काला धन ला ना सको, लेकिन उसको भूल जाते, उसकी बात ही नहीं करते। आपने कहा 1/3 सीट्स, तो 1/3 तो 8 बनती हैं, चुनाव नहीं तो नॉमिनेशन। नॉमिनेशन भी क्यों? सिक्किम में सांगा असेंबली है, जहाँ पे सांगा रहते हैं वो अपना वोट वहाँ डालते हैं और उनका एमएलए चुन के जाता है। कश्मीरी पंडितों के लिए भी ये व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो जिसको चाहें कि ये हमारा नुमाइंदा होना चाहिए, एमएलए होना चाहिए, उसको चुने, दो ही सही, लेकिन उनके साथ भी इंसाफ नहीं है, ज़्यादा होनी चाहिए थी। अगर आप देना जा रहे हैं तो उसको देते, लेकिन वो 6 या 7 लाख जितनी पॉपुलेशन उनको 2 दी हैं और जो 16 लाख हैं उनको 1 दी है। और इसी तरह और माइनॉरिटी हैं, यहाँ सिख समुदाय की डिमांड थी, उनको आपने वादे करते रहे, आज उनके साथ क्यों नहीं हो? क्योंकि जिन कम्युनिटीज़ का एमएलए नहीं बन सकता, अपने बलबूते पे जीत नहीं सकता माइनॉरिटीज़, यहाँ और भी जैसे क्रिश्चियन समाज है, पहले अपर हाउस में कोई ना कोई जो है वो नुमाइंदा रहता था जी, अब अपर हाउस भी नहीं, अब अपर हाउस भी अबालिश हो गया जी। तो उस कम्युनिटी से नॉमिनेट तो वहाँ भी कर सकते थे, जहाँ एमएलए चुन के उनको वोट देते थे, हम खड़ा करते थे। यहाँ पे मसीह साहब एमएलसी रहे कांग्रेस से, क्रिश्चियन समुदाय से, इसी तरह अपर हाउस में सिख समुदाय से एमएलसी रहे, कहीं बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, उन कम्युनिटी से भी रहे। हालांकि शेड्यूल कास्ट के लिए 7 एमएलए की रिजर्वेशन थी और वो तबकों को कोई नुमाइंदगी का कोई वॉइस, कोई आवाज़, कोई संस्था, कोई प्लेटफार्म, या वो अगस्त हाउस है अपर हाउस, मैं भी उसका मेंबर रहा हूँ, वहाँ आवाज़ बुलंद कर सकते थे। लेकिन अब आपने वो वालिश किया तो लोअर हाउस में उन सारी कम्युनिटी को पॉपुलेशन के आधार पे, परसेंटेज के प्रोपोर्शनेटली, जिनकी जितनी पॉपुलेशन है आप पैमाना तय करते। ये तो डिलिमिटेशन को इन्होंने बाद में कहा, तो वो उन्होंने कहा कि 1 सीट इनके लिए रिजर्व कर दो, 2 इनको रेडी दे दो, लेकिन ये बेइंसाफ़ी है, ये मुद्दा ख़त्म करने की बात है। क्योंकि आपने खुद ये मुद्दा उठाए, रिजर्वेशन और उसकी बात की, 8 सीटों की बात की, और आज आप धोखा कर रहे हो। मैं तो खुद उस समुदाय से हूँ, पीओजेके से, इसलिए हमें इस चीज़ का दुख है कि हमारे समाज को अगर कुछ देना चाहते हो तो पूरा हक दीजिए। इसी तरह से बाकी वर्ग के साथ जो आपने वादे किए, आप उस वक्त तो सबको साथ जो आया उसको ऐलान के ये सारी चीज़ें दे देंगे। डेली वेजेस बेचारे इंतजार करते हैं कि हम कैसे भूल गए जो उनको कहा था, और 10 साल के बाद अब लाठी खाना भी उनके लिए नहीं है, इजाज़त नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ जो वादे इन्होंने किए उस वादे के खिलाफ काम कर रहे हैं। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, बहुत अच्छा लगा आपसे, धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।